my channel Historica Treasure. My name is Pushpendra Pawar and I am class 7th student. So here I am going to tell you about pottery. बिकॉज मैंने अपनी जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको हिस्ट्री का डिवीज़न बता दिया था, किस तरह हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया था। और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियोस में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हमने मिस कर दी थी, क्योंकि वो सिर्फ बेसिक के लिए मैंने बताया था, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पोटरी। मृदभांड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तीन यहाँ पे लिख देते हैं। पहला आएगा हमारा ओसीपी, सेकंड जो है ये है हमारा पीजीडब्ल्यू, और थर्ड है हमारा नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ओसीपी जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो हम देखते हैं 2000 से 15,000 बीसी, और ये जो है ये हड़प्पन में पाया गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन। इसका जो कलर था वो बेसिकली रेड था, रेड कलर। और इसकी अगर आपको फुल फॉर्म देखनी है तो आप वैसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पर इसकी फुल फॉर्म है ओर्चर्ड कलर्ड पोटरी। फिर हम आते हैं पेंटेड ग्रे वेयर पे। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से 600 बीसी। इसका मेनली जो कलर था वो था ग्रे, और ये पाई जाती है आयरन एज में, या आप कह सकते हैं वैदिक काल, आयरन एज। उसके बाद में हमारा आता है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। फुल फॉर्म के साथ मैं बता रहा हूँ आप सभी को, ये हमें महाजनपद एज में पता चलता है, जो मैं आप सभी को आगे पढ़ा दूंगा। इसका टाइम पीरियड है 600 बीसी से, यहाँ पे बीसी लगाना आप सब, और फिर आएगा 600 एडी। उसके बाद में हम देखते हैं इसका जो कलर था वो ब्लैक था, ब्लैक। और आप सभी को मैं एक मेन पॉइंट बता देता हूँ कि इन तीनों जो काल है, या ये जो तीनों टाइम पीरियड्स है, इन तीनों टाइम पीरियड्स में जो कॉमन पोटरी थी उसका नाम था ब्लैक रेड वेयर। वो आपको लिखना तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ ये याद कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम फ्लिंडर और एक बीबी लाल, इन दो का नाम हमें आपको मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे फ्लिंडर जो वर्ल्ड, इन्हें जो फ्लिंडर है इन्हें फादर ऑफ पोटरी कहा जाता है वर्ल्ड में, और जो बीबी लाल है इन्हें इंडिया में फादर ऑफ पोटरी कहा जाता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बीबी लाल। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट इन जो ये पोटरीज हम देख रहे हैं इनका हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड कैसे पता चलता है। एक प्रोसेस होती है थर्मोल्यूमिसेंस। थर्मोल्यूमिसेंस से हम बता सकते हैं कि जो मृद भांड है वो कितने पुराने हैं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम इसके बारे में यूरेनियम से क्यों नहीं पता लगा सकते हैं। यूरेनियम से हम इसके बारे में इसलिए पता नहीं लगा सकते क्योंकि जो यूरेनियम होता है उससे सिर्फ हमें मिट्टी के बारे में पता चलेगी, जो मिट्टी है वो कितनी पुरानी है, और हमें जो जानना है वो पोटरी यानी कि यूटेंसिल्स के बारे में जानना है। तो इसीलिए हम थर्मोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस का यूज करते हैं। और ये जो पोटरी है, इस पोटरी को हम आर्कियोलॉजिकल स्टडी का अल्फाबेट्स बोलते हैं, यानी कि हम इसको पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली जो पोटरी यानी कि मृद भांड था वो कहाँ से मिला था, तो आप सब कह सकते हैं ये नवपाषाण काल का, यानी कि नियोलिथिक एज का नवपाषाण काल का था। और ये अगर आपसे पूछे कि हमें कहाँ से मिला है, तो आप बोल सकते हैं ये हमें इलाहाबाद से मिला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में, इलाहाबाद से। उसके बाद में अगर आपसे पूछे, ये तो हो गया पहला एविडेंस, सबसे पहले मिला था। अगर आप सभी से पूछे कि हमें जो सबसे ज्यादा पोटरी है इनका एविडेंसेस कहाँ से मिलता है, तो आप लिख सकते हैं मेरठ। और ये हमें मिलते हैं सबसे ज्यादा पोटरी का हमें यहाँ से, यानी कि सबसे ज्यादा मृदभांड। तो ये हमने देखा कि किस तरह मृदभांड के बारे में हमने इतना सब कुछ जान लिया, और पोटरीज के बारे में आप सभी को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद में मैंने आप सभी को कहा था कि हम कुछ इंडिया के डिफरेंट नेम्स है, तो हम इंडिया के डिफरेंट नेम्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने जो डिफरेंट नेम्स हैं इंडिया के उनको डिस्कस करते हैं। तो इंडिया का मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, इंडिया का जो नेम है इंडिया नेम्स, शॉर्ट में हेडिंग डाल रहा हूँ इंडिया नेम्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंडिया इसका नाम कैसे रखा गया इंडिया। तो इसका जो नाम है ये यूनानी इंडिया रखा है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ क्योंकि कैमरे में ये दिखाई नहीं देगा। इंडिया
इसका नाम इंडिया रखा था यूनानियों ने, यूनानी। और अगर आपसे पूछे कि इसका नाम इंडिया किस रिवर के नेम के कारण रखा गया, तो आप बोल सकते हैं सिंधु रिवर। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यिंतु। यिंतु अब देखिए, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि जो यिंतु है ये एक चाइनीज वर्ड है। तो अगर आप सभी को पता है कि ये चाइनीज वर्ड है, तो इस ह्वेन सांग ने इसे यिंतु का है, ह्वेन सांग। और हम सभी को पता है ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और जो ह्वेन सांग है, ये दक्षिण भारत में जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम था, उसके शासनकाल में भी ये भारत गया था, उसके शासनकाल में ये दक्षिण भारत में गया था और इसने दक्षिण भारत का दौरा किया था। इसने किताब लिखी है सी यू की, सी यू की, सी यू की, सी यू की। इस किताब में इसने टोटल 148 देशों का विवरण दिया, 148 देशों का विवरण दिया है। और अगर आप सभी को, वैसे मैं आप सभी को हर्षवर्धन के समय पढ़ा दूंगा, पर ये जब नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, और उस वक्त इसने बताया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय, उसका जो आचार्य था वो शीलभद्र था। और जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसका जो मतलब इसकी जो फीस थी वो 100 गाँव के राजस्व से नालंदा विश्वविद्यालय की फीस चलती थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे इसका नाम जम्बू, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप। जम्बू द्वीप का मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। जम्बू द्वीप मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप। और अगर आपसे पूछे जम्बू द्वीप, तो ये हमें पुराण, पुराण प्लस अभिलेख भी लिख सकते हैं, प्लस अभिलेख, अभिलेख। फिर आता है हमारा भारतवर्ष, भारतवर्ष फोर्थ, फोर्थ पे हम मूव करते हैं, तो ये आता है भारतवर्ष। भारतवर्ष जो है ये हमें पता चलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख। अगर आपसे पूछे हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का था, तो आप बोल सकते हैं ये खारवेल का था, खारवेल। और अगर आपसे पूछे कि खारवेल किस डायनेस्टी का था, तो सबसे पहले जो खारवेल था ये कलिंग का शासक था, और ये जो चेदी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। और अगर चेदी वंश के संस्थापक की हम बात करें, तो जो चेदी वंश के संस्थापक था वो महामेघवान था। खारवेल ही है जो जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। और इसने हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ साथ इसने उदयगिरी की पहाड़ियों का निर्माण भी करवाया था, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा मौर्योत्तर काल में, अभी हम बहुत दूर इससे पढ़ने से। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आते हैं, तो देखते हैं मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में इसे देवताओं का देश कहा गया है। सॉरी मैंने नाम पहले लिख दिया, पर कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, देवताओं का देश कहा गया इसे, देवताओं का देश, देवताओं। जो मनुस्मृति है ये पहला विधि ग्रंथ है, जो पहले विधि देता था ये मनु है। और इसी मनुस्मृति में हमें 60 प्रकार की जाति के लोगों का विवरण मिलता है। 60 प्रकार, 60 टाइप्स की जो जाति थे उनके उसके बारे में हमें लोगों का विवरण मिलता है। और इन मनुस्मृति में जो बाहर से जो क्षत्रिय अटैक करने आते थे, उसके लिए इन्होंने व्रात्य क्षत्रिय नामक वर्ड का यूज किया है, और इन्होंने ही 7 प्रकार के दासों का विवरण भी दिया है। तो ये हो गया इंडिया के नेम। अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैंने आप सभी को बताया था टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावलियां। तो अब हम कुछ प्रमुख शब्दावलियां देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हिंदी में ही मैं लिख देता हूँ शब्दावलियां। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं चक्रवर्ती सम्राट पे। सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट। अब इसके बारे में जानना है तो एक डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इससे इजीली आप सभी को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 एरो बना लेंगे, डायरेक्शंस डाल देंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, ये हमारा सर्कल हो गया। और जो चक्रवर्ती सम्राट है, इसका जो हमें इस सर्कल से पता चल रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट यानी कि ऐसा सम्राट, और यहाँ पे एक हम सेंटर बनाते थे, ये हमारा सेंटर हो गया। इस सेंटर से हम यहाँ पे ले जाएंगे एरो, और यहाँ पे लिख देंगे राजधानी, राजधानी लिख देंगे, राजधानी यानी कि कैपिटल।
चक्रवर्ती सम्राट के बारे में हमें यहाँ से इस डायग्राम से ये पता चलता है कि ऐसा सम्राट जिसका साम्राज्य चारों दिशाओं में यानी कि एक चक्र में चारों दिशाओं में फैला होता था उसे हम चक्रवर्ती सम्राट कहते थे, जिसकी जो राजधानी है वो एकदम इस चक्र के मध्य में होती थी। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, जिसका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला होता था। और अगर आप चाहें तो ये डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते थे जो मैंने किया था, आप लिख सकते हैं जिसका मैं ये थोड़ा सा स्लांटिंग में लिख दिया, सॉरी। सम्राट, इसमें आप एरो बना के लिख दीजिए चारों दिशाओं में साम्राज्य, चारों दिशाओं में साम्राज्य। में साम्राज्य। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, लिगुआ फ्रैंका को देखते हैं। लिगुआ फ्रैंका, तो जो लिगुआ फ्रैंका है इसका जो हमने अनुमान लगाया, लिगुआ फ्रैंका मतलब उस वक्त की आम बोलचाल की भाषा प्राकृत। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं प्राकृत, जो उस वक्त की आम बोलचाल की भाषा थी, लिगुआ फ्रैंका। और ये क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी में ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप ये क्लास 11 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें जाके देख सकते हैं, लिगुआ फ्रैंका। उसके बाद में हम आते हैं भरत संतति पे। तो भरत संतति के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ। जैसे हम देखते हैं हमारे इंडिया को हम भारत भी कहते हैं, तो इसका नाम भारत कैसे पड़ा? एक भरतवंश के राजा थे सुदास। सुदास के पहले जो गुरु थे वो थे विश्वामित्र। उनसे इनका कुछ झगड़ा हो जाता है, उसके बाद में विश्वामित्र को ये अपने साम्राज्य से बाहर कर देते हैं और फिर उसके बदले में सुदास को ये अपना राजगुरु रख लेते हैं। तो जो विश्वामित्र है वो मतलब एक तरह से उनको अपना बदला लेने का होता है। और इसी के कारण हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में हम देखते हैं कि हमें इस दशराग्य युद्ध का विवरण मिलता है। तो दशराग्य युद्ध का हमें जब विवरण मिलता है इसमें हम देखते हैं एक तरफ तो होते हैं भरतवंश के राजा सुदास जिनके गुरु होते हैं वशिष्ठ, और एक तरफ होते हैं विश्वामित्र। और ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना करी है। और ये गायत्री मंत्र की रचना इन्होंने जो अनार्य होते थे उनको आर्य बनाने के लिए करी है। अब आपसे पूछे कि इस युद्ध में कौन कौन शामिल थे, तो आप कह सकते हैं कि जो दशराग्य युद्ध है इसमें अनार्य और आर्य दोनों शामिल थे। और आपसे पूछे कि जो विश्वामित्र है इनका 10 कबीलों ने साथ दिया था, तो मैं उनके नाम बता देता हूँ। अनुद्रयु, पुरु, यदु, तुर्वसा, अनुद्रयु, आलिना, पाक्ता, भलानस, सिकिस और विष्णु। तो ये 10 कबीले थे जिन्होंने इनका साथ दिया था। और इस युद्ध में जो सुदास है ये जीत जाते हैं और जो विश्वामित्र वो हार जाते हैं। और जो सुदास है, सुदास के जो गुरु है वशिष्ठ, एक विश्वामित्र है, विश्वामित्र ने 3रे मंडल की रचना करी थी। और जो वशिष्ठ है, वशिष्ठ ने 7वें मंडल की रचना करी थी जिसमें दशराग्य युद्ध का हमें वर्णन मिलता है। तो भरत संतति का जो हम देखते हैं कि भरत संतति का मतलब क्या है, तो भरत संतति यानी कि भारत में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, जितने भी लोग भारत में निवास करते हैं उन सभी को भारत की संतान कहा गया है। संतति मतलब संतान, यानी कि भारत में निवास करने वाले सभी लोगों को भारत के संतान कहा गया है। भारत के लोग लिख सकते हैं, भारत के लोगों को भारत की संतान को भारत की संतान कहा, संतान। उसके बाद में हम आते हैं रामायण की तरफ। रामायण, सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामायण की रचना किसने की है, तो इसकी रचना करी है वाल्मीकि ने, वाल्मीकि। और इस रामायण में हम देखते हैं 7 कांड है, 7 कांड यानी कि चैप्टर्स हैं, 7 कांड, चैप्टर्स। और इसमें जो सबसे बड़ा कांड है उसे हम कहते हैं सुंदरकांड, सॉरी मिस्टेक हो गई, युद्ध कांड। जो सबसे बड़ा कांड है उसे हम कहते हैं युद्ध कांड। इसके सामने आप लिख सकते हैं सबसे बड़ा। और जो सुंदर कांड है वो इसका सबसे प्रसिद्ध कांड है यानी कि चैप्टर। तो सुंदर कांड के बारे में हम लिख सकते हैं सबसे प्रसिद्ध है सुंदर कांड, प्रसिद्ध लिख लीजिए आप यहाँ पे, प्रसिद्ध। और हम देखते हैं कि जो रामायण है इसमें पहले 12,000 श्लोक थे। मैं यहाँ 12 के लिख देता हूँ क्योंकि के यानी कि जो ये के है ये 1000 को ही डिनोट करेगा। इसमें पहले 12,000 श्लोक थे, पर जब 12 बाद में से और इसमें ऐड कर दिए गए तो इसमें टोटल जो है वो 24,000 श्लोक हो गए, 24,000 श्लोक इसमें हो गए।
और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो लास्ट शब्दावली है वो है महाभारत। 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 महाभारत की रचना किसने की अगर आपसे पूछते तो आप बोल सकते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इसकी रचना करी है। कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास ने इसकी रचना करी है। और जो महाभारत है, महाभारत में जब इसमें 8800 श्लोक जुड़े, 8800 श्लोक जब इसमें जुड़े श्लोक, तो इसका नाम जो है वो जय संहिता पड़ा, जय संहिता, संहिता। पर जब इसमें 24,000 श्लोक जुड़े, मैं यहाँ 24 फिर से के लिख देता हूँ क्योंकि 8,000 को डिनोट करेगा। जब इसमें 24,000 श्लोक जुड़े तो इसका नाम पड़ा भारत, भारत। और इस अभी हम देखते हैं, वैसे प्रेजेंट में हम जब देखेंगे तो इसमें 1,10,000 श्लोक हैं। पर अगर हम उस वक्त देखें तो जब इसमें 1,00,000 श्लोक जब इसमें जुड़ गए, 1,00,000 श्लोक जब इसमें जुड़ गए तो इसका नाम पड़ा महाभारत, महाभारत। तो ये मैंने आप सभी को कुछ प्रमुख शब्दावलियां बता दी। सॉरी, ये थोड़ा ऐसा हो गया। महाभारत, ये कुछ प्रमुख शब्दावलियां थी। अब हम अपने कुछ लास्ट टॉपिक है जैसे कि हिस्ट्री की डेफिनेशन, तो वो मैं आप सभी को पढ़ा देता हूँ। हिस्ट्री की डेफिनेशन, हिस्ट्री की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे हम। हिस्ट्री तो जब आप सभी से आप अपने किसी भी फ्रेंड को कहते हैं कि आज आप हिस्ट्री पढ़ के आए, तो आपका फ्रेंड जब आपसे पूछता है कि अच्छा बताओ हिस्ट्री है क्या, क्या है इतिहास और हमें क्यों इसे पढ़ना ज़रूरी होता है, तो आप क्या कहेंगे उस वक्त कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करके देखते हैं। यानी कि हमें आज के लोगों को हम पहले के लोगों से, अब जो जीवन है उसको हम कंपेयर करके देखते हैं कि कैसे पहले के लोग अपना आज के ज़माने के जो लोग हैं उनसे कितना अलग था उनका लाइफ, कैसे जो किंग्स थे उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरह की जो रेवेन्यू फार्मर्स थे ये सब जो कर वसूलना होता था, किस तरह उन्होंने अलग अलग जो ऑफिसर्स थे उनको नियुक्त करके रखा था। पर आज हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम देखते हैं तो आज अलग 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 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। तो आज और उस वक्त का जो डिफरेंस है यही देखने के लिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब अगर आपसे आपका फ्रेंड पूछे कि क्या डेफिनेशन है, तो हम यहाँ पे मतलब 2 वर्ड्स ले लेते हैं। राइज, ये राइज, और ये हो गया हमारा डिक्लाइन, डिक्लाइन। इसका हम कह सकते हैं ये उत्थान है, उत्थान, और ये पतन। सिर्फ इसमें 2 मिनट्स लगेंगे इसे समझने में। राइज यानी कि हमें पता है कि मुगल डायनेस्टी में जो सबसे ग्रेट किंग था वो था अकबर। जो अकबर है इसका जो बर्थ हुई थी वो 15 अक्टूबर 1542 को होती है। किस तरह जो 1555 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है, और उस वक्त ये छोटा था क्योंकि ये उस वक्त 14 साल का था, इसलिए इसके संरक्षक के रूप में बैरम खान ने वो लड़ाई लड़ी थी। तो हम देखते हैं कि इसका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म होता है। 15 अक्टूबर 1542 को इसके जन्म होता है। और हम देखते हैं कि राजगद्दी पे 14 फरवरी को बैठता है, 14 फरवरी को 1556 में राजगद्दी पर बैठता है। और हम देखते हैं कि इसका जब जन्म होता है तो ये, वैसे हम जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। वैसे अकबर का जन्म जो है ये राजा वीर साल के राज दरबार में इसका जन्म होता है। तो हम देखते हैं कि अब ये जैसे जैसे ये जब सेकंड बैटल जीत जाएगा पानीपत की, जब ये सेकंड बैटल पानीपत की जीत जाएगा, जब बैरम खान इसके संरक्षक के रूप में ये लड़ाई लड़ेगा और ये जीत जाएगा, जब एक तरफ हेमू होता है। हेमू के बारे में वैसे एक बात बोली जाती थी कि ये अपनी लाइफ में कभी भी एक लड़ाई भी नहीं हारा था, कभी भी। और जो बीजापुर का शासक था उसने हेमू को यानी कि हेमचंद्र को विक्रमादित्य को उपाधि दी थी। तो उस वक्त बैरम खान ने संरक्षक के रूप में इसे जिताया था। तो अब हम देखते हैं कि अब ये 14 साल का, अब ये जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा अब ये शासन के बागडोर अपने हाथों में संभालेगा, और अपने हाथों में संभालेगा तो अब जो मुगल डायनेस्टी है, अब जो मुगल साम्राज्य के आसपास के जितने भी साम्राज्य हैं ये उन साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, एक्सपेंड करेगा। ये इसके उत्थान का समय है। यानी कि अभी ये उत्थान कर रहा है, अभी आगे बढ़ता जा रहा है, अब ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहा क्योंकि अब उसको सिर्फ अपना साम्राज्य विस्तार करना है। पर फिर हम एक चीज़ देखते हैं कि 1605 में किस तरह इसका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है, इसकी हेल्थ जो है वो थोड़ी खराब हो जाती है, फिर इसकी डेथ हो जाती है, जहांगीर अगला शासक बनता है। तो ये सब हम देखते हैं। अब आप सभी को अब हम देखते हैं कि हमें इसके बारे में ये पता कैसे चला।
आखिर कौन सा सोर्स है जिससे हमें पता चलता है। हम देखते हैं अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी, इसके ऊपर बायोग्राफी लिखी थी, अकबरनामा। अकबरनामा में 3 पार्ट्स है, जो थर्ड पार्ट है उसी को हम जानते हैं आईने अकबरी है। सेकंड पार्ट में हमें पता चलता है कि सेकंड पार्ट में इसके एक्सपेडिशंस लिखे हुए हैं, किस तरह ये इसने साम्राज्य का विस्तार करता है। उसी सेकंड पार्ट से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो अब ये सिद्ध है, हम क्या देख रहे थे, ये प्रूफ है, क्योंकि एक बुक जो अबुल फजल ने उस समय लिखी थी उससे आज हम पढ़ते तो हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो यही तो है इतिहास, जो प्रूफ है, और जो हमारे सामने है वही हम पढ़ रहे हैं, और हम जो पढ़ रहे हैं वही घटना हो चुकी है इतिहास में, ये बीत चुकी है। पानीपत की लड़ाई हुई थी, ये कन्फर्म है हमें, और इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो ये इसकी अगर आपसे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। रूप से हुआ। अब बात ये आती है कि हमने देख तो लिया, हमने अकबर की जो ये है इसने जो साम्राज्य विस्तार किया, ये तो हमने देख लिया, राइस हो गया इसका, ये हमने पतन देख लिया। मेन बात ये आती है कि आखिर इतिहास में इसको जगह कौन देता है, कौन है जिसके कहने पे इसको इतिहास में जगह मिली और हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्यों। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान अपना काम छोड़ के कहेगा कि चलो आज चलते हैं इतिहास प्रूफ करना है, हिस्ट्री प्रूफ करनी, चलो चलते हैं, ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई तो विभाग होता है होगा। तो इसका जो प्रूफ करता है वो है पुरातत्व विभाग, पुरातत्व पुरातत्व विभाग। जो पुरातत्व विभाग है, अब ये भी विभाग है, तो ये भी किसी ना किसी मंत्रालय के अंडर तो आता ही होगा। ये आता है हमारे संस्कृति मंत्रालय के अंडर। और अगर आप सभी को जानना है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। हाँ, और इसी से मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूँ कि भारत के जो फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये तो हमने देख लिया हिस्ट्री की डेफिनेशन, मैंने आप सभी को ये बता दिया। अब सिर्फ 2 पॉइंट्स और बचे हमारे, एक तो हमारी एपिग्राफिक बची है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, और एक बचा न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स। इन जो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करके इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो एक आता हमारा इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस बेसिकली अगर आपसे पूछे कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं पहला बना देता हूँ। तो पहला जो है ये हमारा आता है रॉक एडिक्ट। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पे बढ़े तो ये आता है पिलर। और उसके बाद में फिर आता है केव, और केव के बाद में हम आते हैं वॉल पर। हम देखते हैं कि जो अशोक था, अशोक के कुल 7 जो है वो रॉक एडिक्ट थे, 7, और जो पिलर एडिक्ट है 7, सॉरी मिस्टेक हो गई, जो रॉक एडिक्ट है वो उसके 14 थे। अब आप सभी को अगर इसे याद करना तो आप याद कर सकते हैं, जो पिलर एडिक्ट थे वो 7 थे, तो 7 का आप जब इंटू कर देंगे 2 से तो 14 आ जाएंगे। तो अपने आप अगर आप देखते हैं पिलर एडिक्ट में हम देखते हैं रुमिन दे अशोक का सबसे छोटा पिलर एडिक्ट था। जो कौशाम्बी अभिलेख है उसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। रुमिन दे सबसे छोटा अभिलेख था। दिल्ली टोपरा का अभिलेख हो गया। ये सब हमारे 4 टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस हो गए। अब जो है कि इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो आप सब लिख सकते हैं एपिग्राफी। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज एपिग्राफी, डिस्क्राइब एपिग्राफी, तो आप सब लिख सकते हैं स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस is known as epigraphy, एपिग्राफी। तो ये तो हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में देख लिया। अब हम कॉइन्स के बारे में भी और देख लेते हैं, कॉइन्स, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो अब आता है हमारा कॉइन्स। जो कॉइन्स है ये भी हमें हिस्ट्री यानी कि इतिहास जानने में बहुत मदद करते हैं। जैसे समुद्रगुप्त का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो समुद्रगुप्त है उसके कॉइन्स पे हम देखते हैं कि उसे वीणा बजाते हुए बताया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह जो समुद्रगुप्त है उसके इस कॉइन से पता चलता है कि उसके संगीत प्रेम यानी कि संगीत प्रेमी होने के से हमें पता चलता है। तो कॉइन्स जो है वो हमें बहुत मदद करते हैं। हम देखते हैं कि कॉइन्स का जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स।
न्यूमिस्मैटिक्स। और जो सोसाइटी है, दो सोसाइटीज थी। एक तो हम देखते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने वैसे शेरशाह सूरी ने एक तो अशरफी अशरफी सिक्का हो गया, एक उसका रुपया सिक्का हो गया, रुपया। वैसे ये पॉइंट हमें मिडियवल हिस्ट्री में पढ़ना है, पर मैं अभी बता देता हूँ। एक रुपया जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी के समय जो रुपया है वो बहुत फेमस था। और एक दाम था, दाम। अगर आपसे पूछे कि अकबर के समय जो रुपया था उसका रेशियो क्या था, तो आप बोल सकते हैं 1:40, 1:40। और अगर जो शेरशाह सूरी के समय का पूछे तो आप बोल सकते हैं 1:60। 1:60 जो है ये शेरशाह सूरी के समय था और ये अकबर के समय था। उसके बाद में हम अब आगे बढ़ते हैं न्यूमिस्मैटिक्स में। न्यूमिस्मैटिक्स में हम आगे बढ़ते हैं तो न्यूमिस्मैटिक्स में हम देखते हैं कि न्यूमिस्मैटिक्स के हम कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। और जो न्यूमिस्मैटिक्स सोसाइटी वो बेसिकली टू सोसाइटीज थी। एक तो अमेरिका में हुई थी, एक सोसाइटी जो है वो अमेरिका में स्टेबलाइज्ड हुई थी। एक अमेरिका में हुई थी, अमेरिका में, और एक इंडिया में हुई थी, इंडिया में। और ये इंडिया में इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद में। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया आज से। आज हमने अपना ये पूरा टॉपिक कर दिया कंप्लीट। कल से हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे उसके पॉलिटिकल और उसके बाद में इकोनॉमिकल, सोशल एंड जियोग्राफिकल फीचर्स पर डिस्कस करेंगे। और थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।